नमस्कार, मैं बीके दीक्षित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 8 स्टडी करेंगे। कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे इस चैप्टर के बारे में। एज यू नो दैट सेल जो है वो यूनिट 3rd का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, और ये बेस भी है, काफ़ी कुछ नॉलेज का बेस भी है। तो सो आई थिंक इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जो मेन चीज़ है सेल के बारे में, सबसे पहले हम सेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, अगर देखा जाए तो सेल के तो बहुत सारे डेफिनेशंस दिए जा सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ द सिंपल एंड द बेस्ट डेफिनेशन। इट इज़ अ प्रोटोप्लाज्मिक मास कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर जैसे कि अगर प्लांट और एनिमल सेल दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, बट अल्टीमेटली एक प्रोटोप्लाज्मिक मास है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होता है। अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो इट इज़ ओनली बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लांट सेल में देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल ये प्लांट सेल के साथ साथ फंगल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल और प्रोटोजोन सेल्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। अगर कुछ यहाँ पर हिस्ट्री को देखा जाए कि इस सेल से डिस्कवरी से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, तो इट इज स्टार्टेड बाय द वर्क ऑफ द रॉबर्ट हुक, एंड रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल वाइल स्टडिंग। जब वो क्यूरकस सुबर कार्क जो प्लांट होता है उसके 3 सेक्शन को जब वो स्टडी कर रहे थे 1965 में, देन ही फाउंड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स या कंपार्टमेंट्स देखे सेक्शन के अंदर, एंड दे कॉल्ड देम सेलुला, एंड दैट इज नाउ नोन एज सेल। एंड ही आल्सो रोट ए बुक माइक्रोग्राफिया, जिसके बारे में इन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। Later on, Robert Brown discovered nucleus from the arched root in 1831, and then after Sarcode, जो प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है सेल के अंदर, उसके लिए सार्कोड वर्ड यूज किया था परकिंजे ने, लेकिन लेटर ऑन दिस वर्ड इज रिप्लेस्ड बाई परकिंजे, सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगा। सार्कोड वर्ड इज यूज बाय फेलिक्स डुजार्डिन, एंड लेटर ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय परकिंजे। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को यहाँ पर समझना जरूरी है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद एक अनदर इम्पॉर्टेंट थियरी है सेल थियरी, एंड इट वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, both are from Germany, M.J. Sleiden in 1838 and T. Swan in 1839। मेन पॉइंट्स अगर देखे जाएं इसके तो क्या है? ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट से मतलब जो है न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब कि जो सेल्स होते हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो है वो फॉर्म होते हैं। इसके बाद से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, एज यू नो कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो जो सेल्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज। एक तो हम साइज के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स आर स्मॉल इन साइज, यूकैरियोट्स आर लार्जर इन साइज। दूसरा हम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होगा इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड का मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये एब्सेंट होंगे। केवल जो है जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होकर के और जेनेटिक मटेरियल के रूप में सेल के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम लोग लेस डेवलप्ड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। जबकि यूकैरियोट के अंदर इट इज़ वेल डेवलप्ड होता है।
अगर तीसरा पॉइंट जो डिफरेंस का है वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर लाइक साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम चौथा पॉइंट डिफरेंस के लिए हम ले सकते हैं, तो राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S होते हैं, जबकि यूकैरियोट के अंदर ये 70S 80S होते हैं जनरली, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं उनमें 70S राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। फ्लैजेलर अरेंजमेंट एक और पॉइंट हम ले सकते हैं, तो प्रोकैरियोट में 9+2 फ्लैजेलर अरेंजमेंट एब्सेंट होते हैं। अब ये 9+2 फ्लैजेलर अरेंजमेंट क्या है? 9+2 फ्लैजेलर अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि फ्लैजेला का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे कट करें तो बीच में दो प्रोटीन मालिक्यूल होंगे, 2 प्रोटीन मालिक्यूल सेंटर में होंगे और 9 जो मालिक्यूल्स होंगे ऐसे 9 प्रोटीन मालिक्यूल इसको सराउंड करेंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और ये यूकैरियोट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। फ्लैजिलेटेड जो गैमेट्स होते हैं, यानी ऐसे गैमेट्स जिसमें फ्लैजिला होते हैं, वो ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके बाद से प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देयर आर सो मेनी डिफरेंस। पहला डिफरेंस हम सेल वाल के बेस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे सेल वाल प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होगा। पेप्टाइड्स जो होते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट सेल में प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट जो प्रेजेंट होंगे यहाँ पर एब्सेंट होंगे। सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्लांट में एब्सेंट होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए अभी तक एब्सेंट की बात आ रही थी, अब यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और लार्ज है, लेकिन यहाँ पर या तो प्रेजेंट होते हैं या तो ये एब्सेंट होते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं या तो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे, जो एनिमल सेल के अंदर अब बहुत ही स्मॉल होंगे, या जो है वो एब्सेंट होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि जो वैक्यूल्स होते हैं आइदर एब्सेंट आर वेरी स्मॉल, और गोल्गी बॉडी जो है इन प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहते हैं, थोड़ा डिस्टिंक्ट यूनिट के रूप में पाए जाते हैं, जबकि गोल्गी बॉडी जो है यहाँ पे जो एनिमल सेल है उसमें इलाबोरेटेड होते हैं। तो ये कुछ प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस रहे। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आप देखिए जो प्लांट सेल में जो है मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक टिपिकल सेल लिया गया है जिसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक को फीचर को शो किया गया है। तो मेन पार्ट्स होते हैं सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल। यहाँ पर एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और जैसे कि आपको बताया कि प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है वो हम लोग इसको मेंशन कर देंगे, इसमें क्लियर कर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। जो है प्लांट सेल में जो है वो क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और वैक्यूल होगा, जिसमें जो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेरा सजेशन है कि एक प्लांट सेल और एनिमल सेल की आप ज़रूर जो है वो प्रैक्टिस करें। इसके बाद से हम एक एक करके हम लोग एक एक पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है क्या होता है, जैसे कि आपको पहले बताया कि ये प्रेजेंट प्लांट सेल और फंगल सेल में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल वॉल के बारे में जो मेन चीज़ है वो ये है कि यू कैन सी हियर सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल रिजिड होता है, परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब जो है इसके अंदर जो है ये वाटर एंड मिनरल्स जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है वो पास हो सकते हैं। नॉन इलास्टिक होता है। ठीक है। केमिकली ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इसके अंदर जो केमिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है। इसके अलावा सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज और पेक्टिन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब सेल वॉल में जो लेयर्स है, अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें
तो इस स्ट्रक्चर में ये जो ब्लैक कलर का लेयर है, जैसे कि अगर इसको हम ऐसे एक और स्ट्रक्चर से अगर हम समझाएं, जैसे ये मिडिल लैमिला है, सेंटर में क्या हो गया, मिडिल लैमिला हो गया। तो मिडिल लैमिला के दोनों तरफ प्राइमरी वाल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये जो मिडिल लैमिला है, ये जो मिडिल लैमिला के इधर ये दूसरे सेल का सेल वाल होगा और ये इधर दूसरे सेल का सेल वाल होगा, यानी दो सेल के सेल वाल के बीच में जो है वो मिडिल लैमिला। सेल वाल के अंदर, सेल वाल के अंदर अगर देखा जाए, जैसे ये आप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि सेल वाल में क्या है, सेल वाल में मिडिल लैमिला होती है और मिडिल लैमिला के दोनों तरफ यहाँ पे प्राइमरी वाल पहले बनेगा, डिपॉजिट होगा, उसके बाद सेकेंडरी वाल डिपॉजिट होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक सेल वाल में क्या होगा, मिडिल लैमिला से जुड़ा प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, टर्शियरी वाल अगर प्रेजेंट है तो, टर्शियरी वाल इफ प्रेजेंट, ये एब्सेंट भी होता है, सब में नहीं पाया जाता है टर्शियरी वाल। तो ये तीन स्ट्रक्चर मिल करके जो है वो सेल वाल बनाते हैं। और मिडिल लैमिला का क्या काम है, मिडिल लैमिला दो सेल को जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। केमिकली देखा जाए तो मिडिल लैमिला में कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है जैसे राइपेन फ्रूट होते हैं, जब फ्रूट पक जाते हैं, जब राइपेन फ्रूट के अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए जो राइपेन फ्रूट होते हैं रा फ्रूट की तुलना में क्या होते हैं, पिलपिले से होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको प्रेस किया जा सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन, अगर वर्क देखा जाए, सेल वाल का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के साथ ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि ये सेल को एक डिफिनिट शेप भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन सेल वाल के नीचे, प्लांट सेल में जस्ट बिलो द सेल वाल अनदर ए प्रोटीन लाइपोप्रोटीनेसियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने देखा कि इसमें दो चीज़ें होती है, इसके अंदर जो है प्रोटीन भी होते हैं और लिपिड भी होते हैं। बट हाउ दी प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज, इसके लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, बट हम यहाँ पर केवल दो मॉडल की बात करेंगे। पहला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड द सेकेंड वन इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बहुत ओल्ड मॉडल है और उस मॉडल के जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर एक यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर का जो लेयर है ये जो है लिपिड लेयर है, लिपिड बाई लेयर मिल के एक लेयर बना देंगे एंड ऊपर जो है वो इट इज़ सैंडविच बाई प्रोटीन लेयर, मतलब इनके अपर साइड में और लोअर साइड में ये प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इस पूरे एक मेम्ब्रेन के जो इस तरीके की जो मेम्ब्रेन होती है उसको J.D. रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। लेकिन इस ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होता है, लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन the semi-permeable nature of the membrane. Then later on in 1972, another concept was given by the two scientists, Singer and Nicholson. Singer और Nicholson ने दो और कॉन्सेप्ट दिए, दो साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन ने एक और कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट को कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। इस मॉडल की मेन पॉइंट्स क्या है इसको आगे हम लोग देखते हैं। इस मॉडल में मेन एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रोटीन और लिपिड जो है प्रेजेंट होंगे। इस मॉडल में रॉबर्टसन के मॉडल के अपोजिट इस मॉडल में माना गया कि पहले हम लिपिड लेयर की बात कर लेते हैं फिर प्रोटीन लेयर की बात करें। ऐसा माना जाता है कि लिपिड एक क्वासी फ्लूइड लेयर्स के रूप में प्रेजेंट होता है, क्वासी फ्लूइड, ठीक है ना। फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर और उसमें दो लेयर्स होती है, बाई लेयर्ड होता है। और यूनो की फैट में दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और नीचे एक ये उसकी फैटी एसिड की जो चेन होती है जिसको टेल कहा जाता है। तो इनमें हेड ऐसे ये अरेंज होते हैं, हेड ऊपर की तरफ ऐसे अरेंज होते हैं और नीचे टेल
इसी तरह से दूसरे साइड में भी ये हेड हो गया और ये नीचे टेल। तो ये इस तरीके से अरेंज होकर के एक लिक्विड बाई लेयर स्ट्रक्चर बना जो जिसके अंदर फ्लूइडिटी थी, इसीलिए इसको क्वासी फ्लूइड कहा गया। तो लिपिड लेयर की खास बात क्या थी? इट वाज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। दूसरी चीज़, इट इज बाई लेयर, 2 लेयर से मिलकर बना होता है। एंड द थर्ड वन इज क्या कि इसके जो हेड पार्ट होता है दैट इज डायरेक्टेड आउटर साइड, दोनों मतलब दोनों लेयर में, देखिए दोनों लेयर में जो हेड है वो आउटर साइड होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है। जो टेल होता है वो क्या होता है, मिडिल के तरफ जो है, जैसे ये मिडिल वाला पोर्शन है इस तरफ डायरेक्टेड होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। लिपिड्स में ज़्यादातर फास्फोलिपिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है लिपिड लेयर की बात हो गई। प्रोटीन लेयर के बारे में ये जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन से थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट रखते हैं। इनका ये कहना था कि कुछ 2 तरह के प्रोटीन मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सम प्रोटीन मालिक्यूल्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर, मतलब इट इज़ नॉट ए कॉन्टीन्यूअस लेयर। जैसा कि यूनिट मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन की लेयर है उसको एक कॉन्टीन्यूअस लेयर माना गया था, इसको कॉन्टीन्यूअस लेयर नहीं माना गया, उन्होंने नहीं माना था, और ये आसानी से रिमूव हो सकते हैं, इसलिए इसको उन्होंने कहा था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहा था, इट कैन बी रिमूव। और दूसरे तरह के प्रोटीन के बारे में उन्होंने कहा कि सम प्रोटीन मालिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन द फैट लेयर, ठीक है, ये कुछ बाहर से भी दिखेंगे। तो ऐसे लिपिड लेयर, ऐसे प्रोटीन को उन्होंने मालिक्यूल को इंटीग्रल प्रोटीन कहा। एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। और कुछ एक और तरह के प्रोटीन की इन्होंने जिक्र की कि ये जैसे इलोंगेटेड ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स को उन्होंने टनल प्रोटीन्स कहा। इन 2 प्रोटीन मालिक्यूल्स के बीच में एक गैप होता है जिससे मालिक्यूल पास हो सकते हैं। सो दिस मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आल्सो, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ कॉन्सेप्ट है। आपको इस एक डायग्राम से इसको दिखे शो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो लेयर है, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये जो लेयर है इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए, ये यहाँ पर अगर नहीं स्पष्ट हो तो मैं बता दूं कि लिपिड की एक लेयर ऐसे होती है और एक दूसरी लेयर ऐसी होती है। ऊपर ऐसे हेड होता है, ठीक है, और हेड से ये नीचे ऐसे जो है ये टेल यहाँ पर निकला हुआ होता है, ठीक है। तो ये फैट का हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेल जो है वो मिडिल इस तरफ जो है बीच में डायरेक्टेड है टेल जो है, ठीक है। अच्छा, टेल जो है बीच में डायरेक्टेड है और ये ऊपर की तरफ आप हेड देख सकते हैं इसको, ये इंटरनल इंटीग्रल प्रोटीन्स है जो एम्बेडेड है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बहुत एक सुंदर फ्रेज वर्ड से आप याद कर सकते हैं। वो है कि प्रोटीन आइसबर्ग इन लिपिड ओशन, जैसे ओशन के अंदर आइसबर्ग्स जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर, ठीक है। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये हेड पार्ट है, ये दोनों ये लिपिड लेयर है, ठीक है, और ये हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है, ये हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है। और ये इंटरनल प्रोटीन को लेकर के ये एक्सप्लेन किया गया है। इंटरनल प्रोटीन ये है, यू कैन सी हियर, ये इंटरनल प्रोटीन है। और इंटरनल जो प्रोटीन है वो टनल बनाया हुआ है, तो जब ओपन होंगे तो ये मालिक्यूल्स जो है वो पास हो सकते हैं। तो दिस इज़ द semi plasma membrane, and in this diagram try to explain how the molecules are transported या can pass through it. The next one is the cytoplasm. ये एक विस्कस मटेरियल होता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइटोप्लाज्म में वो ये है, यहाँ पर ये प्लांट सेल का एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अलावा सेल वाल है इसके चारों तरफ, और ये जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडीज जो है यहाँ पे डिक्टियोसोम के रूप में होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, लाइसोसोम,
सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होता है और सीलिया और फ्लैजिला जो है इफ़ प्रेजेंट, प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो एक एक पार्ट को अब हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लूरल वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रियान जो है वो सिंगुलर वर्ड है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमान ने जो है एक्चुअली 1850 में कोलिकर ने इसको इंसेक्ट लेग्स से के अंदर रिपोर्ट किया था इसकी प्रेजेंस को। बाद में 1892 में एक साइंटिस्ट थे अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया। लेकिन 1898 में क्रिश्चियन बेंडा, एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा, क्रिश्चियन बेंडा। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर के लिए देखा जाए तो हम 3 पॉइंट में इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक इनवेलप, मतलब जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, तो इसमें जो कवरिंग होती है वो 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर से, ये देखिए ये इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, इनर मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्डिंग्स बना लेता है। जैसे ये आउटर लेयर हो गया, इनर लेयर ऐसे इसे इनफोल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इनको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मटेरियल जो मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है। मैट्रिक्स एक तरह का, इसके अंदर वाटर के अंदर फैट और लिपिड्स डिजॉल्व होते हैं। जो मेन पॉइंट जो याद करने के लिए वो है, ये है कि इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। इसके साथ प्लास्टिड भी है, प्लास्टिड में भी यही सेम कंडीशन होता है। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहते हैं। इसके अलावा और इसमें पाए जाते हैं क्या, आरएनए पाए जाएंगे। ठीक है, आरएनए के अलावा क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं और 70S राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद से नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मैट्रिक्स और मेम्ब्रेनस कवरिंग यानी इनवेलप के बारे में बताया था। द थर्ड वन इज़ द क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है, आपको अभी बताया। क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर होती है, तो इसके अंदर जो इनर लेयर होती है ऐसे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी कहते हैं। इसी को एक वर्ड प्लांट में ट्यूबुलाई वर्ड यूज किया गया है, ट्यूबुलाई कहा जाता है। और इन्हीं के सरफेस पे, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ दिस क्रिस्टी, आपको टेनिस के रैकेट की जो हेड होता है, टेनिस के रैकेट की तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को हम F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर टेनिस के रैकेट लाइक जो है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको F1 पार्टिकल कहते हैं, या इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, या इसी को ETP पार्टिकल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर जो है पाया जाएगा। तो इस जो हेड होता है उसमें ATPase एंजाइम पाए जाते हैं एंड दे आर यूज टू सिंथेसाइज ATP। फंक्शन रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, इट परफॉर्म ATP प्रोड्यूस करते हैं। ATP क्या हम कहते हैं, क्वाइंट्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के सिक्के कहा जाता है। क्योंकि फूड ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है स्टेप वाइज स्टेप, दैट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP स्टोर कर दी जाती है। और फिर जब ज़रूरत होगी तो ATP हाइड्रोलाइज होकर के एनर्जी दे देते हैं एंड देन इट मे बी यूटिलाइज फॉर द वेरियस फंक्शंस। ठीक है, और सिंस इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक नेटवर्क ऑफ आपको
ट्यूबुल्स एंड वेसाइकिल एंड सिस्टर्नी है। इसको हम क्या कर सकते, पहले तो देखा जाए कि डिस्कवरर क्या, इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें चीज़ क्या है, तीन चीज़ें, यानी सिस्टर्नी, वेसाइकिल और ट्यूब्यूल, ये तीन चीज़ें मिल करके एक नेटवर्क बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो सेल है, जैसे ये जो सेल के जो साइटोप्लाज्म है, उसमें दो तरह के कंपार्टमेंट बनाते हैं। एक को हम लोग लूमिनर कंपार्टमेंट कहते हैं और दूसरे को एक्स्ट्रा लूमिनर कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट बन जाने से क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक कंपार्टमेंट में हो रहा है, वो दूसरे से उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जैसे कि ये सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से के अराउंड स्टार्ट होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ते हैं। मतलब ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आउटसाइड फ्रॉम द सेल मटेरियल्स न्यूक्लियस तक पहुंचा सकते हैं, एंड फ्रॉम न्यूक्लियस द मटेरियल में भी गोज आउटसाइड। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। कौन कौन दो तरह के होते हैं, आप देखिए यहाँ पे, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको SER बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER बोलते हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस पॉइंट अगर देखा जाए, तो जो रफ का मतलब कि इसका जो सरफेस होता है रफ होता है। अब जानने की ज़रूरत यह है कि रफ क्यों होता है, तो रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है राइबोफोरीन। क्या नाम है, राइबोफोरीन। राइबोफोरीन प्रोटीन की सहायता से जुड़े होते हैं, लेकिन SER में ये एब्सेंट होंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स नहीं होंगे। और चूँकि राइबोसोम प्रेजेंट हैं, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये लिपिड सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप यू कैन सी हियर कि यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ, और ये जो है ये स्मूथ है, इसमें आपको राइबोसोम नहीं दिखेंगे। ठीक है, फंक्शन देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट है, और अगर इंडिविजुअल फंक्शन देखा जाए तो रफ का क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, और स्मूथ का क्या है, लिपिड सिंथेसिस है। तो दीज आर द सम important functions of the endoplasmic reticulum. Now the Golgi body. Golgi body क्या होती है, देखिए Golgi body is another membranous structure and it was discovered by another scientist that is known as Camillo Golgi. कैमिलियो गाल्गी ने आउल सेल के नर्व सेल से ये रिपोर्ट किया था प्रेजेंस को। और ये होता क्या है, इट इज़ ए डेंसली पैक्ड, ये पैक रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के नज़दीक पाया जाता है। इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। आप देखिए इसके दो क्लियर कट सरफेस है, ये एक सरफेस है जो कॉनकेव सरफेस है, और ये एक जो सरफेस है जो कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस को हम सिस फेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस फेस बोलते हैं, या इसी को हम फार्मिंग फेस भी बोलते हैं। एंड इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस की तरफ डायरेक्टेड होता है। सिस या फार्मिंग फेस न्यूक्लियस की तरफ डायरेक्टेड होता है। और जो कनकेव या ट्रांस फेज होता है, या इसको मैचुरेशन फेज भी कहा जाता है, इट इज टूवर्ड्स, इट इज मतलब ये न्यूक्लियस की तरफ नहीं होता है, ये जो है सरफेस सेल वाल के तरफ होता है, इस तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्गी बॉडी को एक पोलर स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, क्योंकि ये सेल साइटोप्लाज्म में कहीं भी हो, साइटोप्लाज्म में कहीं भी हो, डायरेक्शन इनका इस तरह का होगा कि इसका जो सिस फेस होगा इट इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और जो ट्रांस फेज या मैचुरेशन फेज होगा इट विल बी टूवर्ड्स द सेल वॉल। ठीक है, ये इसलिए इसको पोलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अगर इसके फंक्शंस को देखा जाए तो पैकिंग ऑफ मटेरियल, इट इज ऑल्सो ए साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स
एंड ग्लाइकोलिपिड्स। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक और इसका फंक्शन होता है, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो आप क्लियर, गोल्गी बॉडी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके रहे सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। चूँकि बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, फिर भी आपको काफ़ी अगर कोई इनकन्वीनियंट हो तो सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आपका कैसा आपको ये लगा, आपके कमेंट का वेट करूँगा। अगेन थैंक यू वेरी मच।